गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़े थे विधायिका, है ना? और विधायिका में हम लोगों ने अभी तक जो केंद्र की विधायिका है या जो केंद्र का विधानमंडल है जिसको हम संसद कहते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने संसद पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य का विधानमंडल। तो जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है राज्य का विधानमंडल, है ना, द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक। और ये जो हमारा राज्य राज्य का जो विधानमंडल है वो तीन लोगों से मिलके बनता है। पहला क्या है? राज्यपाल, उसके अंग होते हैं। दूसरा विधानसभा, जिसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा वो है विधान परिषद, इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च उच्च सदन बोलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद पाई ही जाए। ये कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। ठीक है? तो जहाँ पर होगी वह हमारे विधानमंडल का हिस्सा होगी, और जहाँ पे नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा ये दोनों मिल कर के हमारा वहाँ का विधानमंडल बनेंगे। ठीक है? चलिए, तो हम लोग जो है विधायिका के अंतर्गत राज्य विधानमंडल आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो इसकी हम भूमिका पहले जान लें कि राज्य विधानमंडल के बारे में क्या बातें हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अपना विधानसभा। अभी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? तो इस क्लास में इस विधानमंडल में हम लोग को केवल दो बातें पढ़नी है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में देख लें कि राज्य विधानमंडल होता क्या है ना? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा जा रहा है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। आपसे कई बार एग्जाम में मिलाने के लिए भी आता है कि अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक ये किसका प्रावधान करता है, तो वो करता है राज्य के विधानमंडल का प्रावधान करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जिस प्रकार से आपने अभी पिछली क्लास में देखा था कि केंद्र में द्विसदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से हमारे जो राज्य होंगे, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की ही भांति जो है यहाँ पर भी जो राज्यों का संसद है, जिसको हम विधानसभा कहते हैं और विधान परिषद करते हैं, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। ठीक है, यही बात लिखी गई है। आगे लिखा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका होती है। विधायिका का मतलब ऐसा भवन जहाँ पे कानून बनाया जाता हो। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती हैं। तो विधानमंडल में कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट। जो राज्य का विधानमंडल होगा उसमें 3 पार्ट होंगे। कौन-कौन? एक तो राज्यपाल, दूसरा हमारा विधान परिषद और तीसरा हमारा विधानसभा। ठीक? किसी-किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, तो वहाँ पर जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिल कर के बनता है। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 हम कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है। ठीक है? और ये पॉइंट जो कई बार मिलाने के लिए आपसे आयोग पूछ लेता है, पीसीएस के एग्जाम में या फिर आरओ के एग्जाम में, कहीं पर भी। ठीक है? नेक्स्ट आपका लिखा है कि विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर के होता है। जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये तीनों मिलकर के होते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर राज्यपाल प्लस विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों मिलकर के उस राज्य का विधानमंडल बनेंगे। और जहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही है वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा ये दोनों मिलकर के अपना विधानमंडल बनाते हैं। ठीक है? अब हम लोग अगला अपना देखते हैं आगे। और उसमें हम लोग जानते हैं अगला हम तो अब हम लोग अपना आगे देख लेते हैं विधानसभा के बारे में। आज के जो टॉपिक हमारा है क्लास का वो है विधानसभा। इसमें बेसिकली हमको दो बातें पढ़नी है, एक है विधानसभा और दूसरी हमारी है विधान परिषद। एक बार आपको मोटा-मोटा इसका व्यू दे रहे हैं कि आज की क्लास में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं, उसको जान लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है?
चलो भाई, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं विधानसभा के अंतर्गत हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो विधानसभा में हमको पढ़ना है, पहला जो पॉइंट है वो है कि विधानसभा की संरचना कैसे होती है, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये है कि विधानसभा में चुनाव की विधियाँ क्या हैं, ठीक है? तीसरा है कि इसमें रिज़र्वेशन कैसे लागू होता है? चौथा आपका ये है कि विधानसभा की अवधि क्या है, ठीक है? कितने सालों के लिए विधानसभा हमारी अरेंज की जाती है? और उसके बाद का जो पॉइंट है वो है विधानसभा के विघटन की क्या-क्या परिस्थितियाँ होती हैं? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसके सदस्य या जो मेंबर्स होंगे उनकी अहर्ताएँ क्या होती हैं, मतलब क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या होती हैं। फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि विधानसभा की जो शक्तियाँ एवं उनके कार्य के बारे में, कि विधानसभा की क्या-क्या शक्तियाँ हैं और क्या-क्या उसके कार्य हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कि जो सत्र सत्र हमारा वो कब कैसे प्रारंभ होगा, सत्रावसान कैसे होगा और विधानसभा विघटित कैसे होती, किसके माध्यम से विघटित होती है। ठीक? इतना सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग जानेंगे विधान परिषद के बारे में, ठीक? अब इस विधान परिषद में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, जो पहला पॉइंट है कि निर्माण और उत्सादन, उत्सादन का मतलब होता है समाप्ति, ठीक है? कि विधान परिषद जो हमारी बनती कैसे है और वह विघटित कैसे होती है, ये दोनों बातें पहले पॉइंट में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि विधान परिषद की संरचना कैसे होती है ना? उसमें हम लोग ये जानेंगे कि विधान परिषद की संरचना कैसे होती है। और नेक्स्ट आपका हम जानेंगे तो उसमें देखेंगे कि विधान परिषद की अवधि क्या है, और नेक्स्ट आपका रहेगा कि सदस्य की जो अहर्ताएँ, है ना? और उसके बाद आता है कि विधान परिषद की शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं, ठीक है? जब इतनी बातें हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग आगे देखेंगे, तो वहाँ पे हमको मिलेगा कि विधानमंडल के पदाधिकारी कौन-कौन लोग होते हैं, है ना? जैसे विधानसभा होगा तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे, और अगर हमारे यहाँ विधान परिषद होगा तो उसमें सभापति और उपसभापति की बात करेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में जो पहला पॉइंट है उसमें हम लोग यह देखेंगे कि इसका संवैधानिक उपबंध क्या है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि पदाधिकारियों के पद से मुक्ति की स्थितियाँ क्या हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि विधानमंडल की जो शक्ति है इस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, और एक पॉइंट आता है गढ़पूर्ति वाली, ठीक। नेक्स्ट आएगा कि विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या हैं, और उसके बाद क्या है कि राज्यों में विभिन्न प्रकार की निधियाँ, है ना? यहाँ से भी एक सवाल आ जाता है कई बार। तो 4 प्रकार की निधियाँ होती हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। और लास्ट में आएगा कि विधानमंडल में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या-क्या हैं। ये बातें आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को एक बार यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। तब जाकर के हमारा यह जो चैप्टर होगा वह पूरा होगा। ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधानसभा के बारे में, है ना? तो विधानसभा में क्या-क्या बातें हैं, उसको हम इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आइए हम लोग देख रहे थे विधानसभा के बारे में, है ना? तो अभी तक हमने आपको एक व्यू दे दिया, एक ब्रीफ कर दिया है कि हम विधानसभा में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, वो हमारा यही है कि विधानसभा की संरचना कैसे होती है, ठीक? चलिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला पॉइंट लिखा है, उसमें कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 170, कितना? अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। इस बात को बहुत अच्छे से गौर से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो हमारा संविधान है और उसका अनुच्छेद 170, वो ये कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60। यह एक आइडियल कंडीशन है, यह एक आदर्श परिस्थिति है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होने के पीछे भी कुछ वजहें हैं, तो अभी हम आगे जब नोट पॉइंट अपना देखेंगे तो वहाँ पे जानेंगे, ठीक है? लेकिन जो एक आइडियल कंडीशन है वो कितनी होनी चाहिए, वो 500 अधिकतम और न्यूनतम 60, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं। अनुच्छेद 371 क्या कह रहा है कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जिसके तहत कहीं-कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम भी है, ठीक है? देखिए, आइडियल कंडीशन जो है वो कितनी है? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, उसके अनुसार जो वहाँ की न्यूनतम संख्या वो 60 से कम भी है। मतलब अपवाद की स्थिति में आते हैं। तीसरी बात ये है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की, जिसमें लोकसभा की भी
सीटों की कोई कुल संख्या में कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है। मतलब 2026 तक अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने होंगे? 60 मेंबर ही हो सकते हैं। अब अगर कहीं किसी राज्य में इससे कम या कम होते हैं तो वो उसको एक कुछ विशेष प्रावधान उस राज्य के लिए किए गए होंगे। ठीक है। आइए वो जो अभी हमने कहा ना कि विशेष प्रावधान वाली बात, वो देखिए हमने यहाँ पे आगे नोट पॉइंट में लिख दिया है। पॉइंट नंबर 1 कि वर्तमान में नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश में 60, गोवा में 40 हैं। अब बताइए भाई, अभी हमने कहा कि 60 से कम नहीं हो सकते, लेकिन अब चूंकि ये राज्य कैसे राज्य हैं? स्पेशल राज्य हैं, तो यहाँ पर कम हो सकते हैं। तो वो संख्या हमने आपको यहाँ पे दिखा दी। दूसरी बात यह है कि 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं गठित की गई हैं। आप सबको पता है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य और पुदुचेरी विधानसभा में 30 सदस्य हैं। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 में वर्णित हैं। तो मतलब अनुच्छेद 239 के तहत 2 ऐसे भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर क्रमशः दिल्ली में 70 मेंबर्स हैं और पुदुचेरी में 30 मेंबर हैं। ठीक है। लेकिन आइडियल कंडीशन क्या है? 500 और 60 की। ठीक है। वो आइडियल कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतने लोग हैं। अच्छा अच्छा, सुनिए, एक बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? कई बार पूछा गया है। लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें। साथ में अभी 3 साल पहले जो है पंजाब के बारे में पूछा गया था कि पंजाब में कितनी सीटें लोकसभा की हैं। क्योंकि देखिए, अभी ये जो आपका 1-2-3 साल है, ये मामला चुनाव का है। तो चुनाव है तो चुनाव आयोग और प्लस जो जहाँ पर भी सीटें होंगी, जैसे आपका विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इन चारों टॉपिक से सवाल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि चुनाव की विधि कैसी होती है। सेकंड पॉइंट है चुनाव की विधि। तो पॉइंट नंबर 1 है कि विधानसभा के चुनाव की प्रणाली ठीक वैसी ही है जैसी कि लोकसभा चुनाव की, अर्थात विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आप सबको पता है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग क्या चुनते हैं? सांसद। और कौन चुनता है? जनता। ठीक उसी प्रकार से हम जब राज्य विधायिका में जब आते हैं, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पर हम लोग किसको चुनते हैं? विधायकों को चुनते हैं। ठीक है? वही बात लिखी गई है। सेकंड पॉइंट ये है कि विशेष उपबंध वाले राज्यों जैसे कि नागालैंड, सिक्किम में राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य परोक्ष रूप से भी निर्वाचित किए जाते हैं। परोक्ष रूप का मतलब जहाँ पे जनता सीधे भागीदारी अपनी ना करती हो। ठीक है? चलिए, तीसरी बात हमारी है, तीसरी बात क्या लिखी गई है भाई? आरक्षण। इसमें आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा? पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 332 और 333 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। और 333 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया है। अभी वो पॉइंट आगे लिखा गया है। ठीक है। तो देखिए, 332 में क्या कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी, अनुसूचित जनजाति, इनकी जो संख्या होगी वह राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षित रहेंगी। ठीक है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि अनुच्छेद 333 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि की आवश्यकता पर एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये जो सदस्य होगा आंग्ल इंडियन वाला, जो आंग्ल भारतीय होगा, उसको वह मनोनीत किया जाएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद कौन सा है? 333। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है ना? इसको जानते रहिएगा। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा-सा पॉइंट हमने यहाँ पे नोट पॉइंट के बारे में लिख दिया, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो चीज़ें अपडेटेड हैं, उनको भी साथ में आप लोग लेते चलिए। अगर चीज़ें आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ेंगे तो फिर जो चीज़ें नई अपडेट हो रही हैं उसको आप भूल जाएँगे। इस नाते हमने यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में उस बात को लिख दिया है।
तो देखो यहाँ पे आंग्ल भारतीयों के लिए थोड़ा-सा बात लिखी गई है कि 25 जनवरी दो 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 2020 से लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। निष्प्रभावी कर दिया गया है। मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आपकी जो यहाँ पे आवश्यकता थी, अब वो आवश्यकता नहीं है, चूँकि आपके जो लोग हैं, ठीक है? उनके वो लोग जो है, बाकी जो हमारे मंत्री या विधायक होंगे, उनके माध्यम से उनका काम हो रहा है। लेकिन कभी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आपका जो प्रतिनिधित्व है, अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम दोबारा आपको फिर से क्या कर देंगे? मनोनीत कर देंगे। लेकिन वर्तमान के लिए क्या किया कर दिया गया है? निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। क्या कहा जा रहा है? स्थान आरक्षित बने रहेंगे। आपका जगह तो है, लेकिन आपके जो भी समुदाय के लोग हैं, उन्हें जो है ऐसा नहीं है कि उनको कोई खतरा है या कोई समस्या है या उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कमज़ोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कभी भविष्य में इस तरह की समस्या आएगी तो आपको जो है पुनः मनोनीत कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन वर्तमान के लिए जो आपका वो आरक्षण है उसको क्या कर दिया गया है? निष्प्रभावी कर दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है सॉरी जो संविधान संशोधन है वो कौन-सा 104 इसको याद रखिएगा। और ये लागू कब हुआ है? 25 जनवरी 2020 में लागू हुआ है। और ये अधिनियम कब का था? 2019 का था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ है? 25 जनवरी 2020 को। किसके लिए है ये? आंग्ल भारतीयों के विशेषाधिकार के लिए, ठीक है? या उनके आरक्षण के विशेष प्रावधान के लिए। सॉरी, हाँ, ये सही रहेगा। उनके आरक्षण के विशेष प्रावधान के लिए यह बात कही गई है, ठीक है? चलिए। अब हम लोग जान लेते हैं, अब चूँकि ये मामला अभी हाल का है, हाल का मतलब अभी 2-4 साल हुए हैं, तो इस नाते ये चीज़ें क्या हैं? अपडेटेड हैं, तो इनको भी आपको साथ में लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा की अवधि। विधानसभा की अवधि कितने साल की होती है? आप सबको पता है कि सामान्य स्तर पे, सामान्य तौर पे कितने सालों की? 5 वर्षों की। विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष की। इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है, ठीक? दूसरा पॉइंट ये है कि यदि राज्यपाल उचित समझे तो वह 5 वर्ष की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन कर सकता है, आप सबको पता है। सामान्यतः ऐसा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जो सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि विधानसभा को भंग करना है या उसको विघटित करना है, तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है 5 वर्षों से पहले भी, ठीक है? अच्छा, ये जो विघटन की जो परिस्थितियाँ होंगी वो क्या होंगी? किस प्र कि ऐसी कौन-सी स्थिति आएगी कि यहाँ पर जो है इसको विघटित करना पड़ जाएगा? थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि विधानसभा के विघटन की परिस्थितियाँ क्या-क्या हैं? इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है वो लिखा है कि संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन शासन लागू करने पर, जो कि अनुच्छेद 356 होता है। आप सबको पता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब कौन-सा अनुच्छेद होगा? 352। अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तब क्या होगा? 356। और अगर कभी वित्तीय आपातकाल आता है तो उसके लिए अनुच्छेद 360, ठीक है? अब देखो सब में 4-4 जोड़ दिया गया है ना? तो इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राज्य आपातकाल, उसके बाद वित्तीय आपातकाल, ठीक? चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो विघटन की जो अन्य परिस्थिति है उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पे। हमने अभी आपको कल ही बताया था कि अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो ऐसा माना जाएगा कि जो पूरी उनका जो मंत्रिपरिषद है वह विघटित हो गई है या भंग हो गई है, ठीक? तीसरा यह है कि सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खो दिए जाने पे, मान लीजिए अगर कभी गठबंधन की सरकार बनी है और जिस पार्टी मतलब उस गठबंधन से मान लीजिए अगर कुछ विधायक वहाँ से हट करके किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनका जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा तो आपके जो विधायकों की संख्या वो कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे? आप बहुमत खो देंगे। तो जो बहुमत खो देंगे तो फिर आप वहाँ पे आपकी जो मंत्रिपरिषद है वह विघटित हो जाएगी, है ना? चौथी बात ये है कि विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, ये देख लीजिए, जो हमारी विधानसभा है उसकी
जो क्या कहते हैं अवधि है वो 5 वर्ष से ज़्यादा की जा सकती है। और इसका एग्ज़ाम्पल हमारे पहले जो है कुछ वर्ष पहले किया जा चुका है। शायद 1985 के आस-पास ये चीज़ें हुई हैं कि वहाँ पर जो विधानसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। लेकिन दोबारा उसको जो है कम करके कर दिया गया था, ठीक है? ये चीज़ है। तो यही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, जो आपका ये है विधानसभा के विघटन की परिस्थितियाँ, है ना? चलिए, इसमें देखिए ऐसा है कि जो 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 वाला था, उसमें जो है क्या किया गया कि जो विधानसभा की अवधि थी वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 78 में आया तो उसमें जो है पुनः उस 6 वर्ष को कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है? मतलब ये कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विधानसभा की जो अवधि थी उसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन वहीं 2 साल के बाद और जब साल 1978 आता है तो उसमें एक और संविधान संशोधन होता है जिसको आप सब जानते हैं 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कर दिया गया कि पुनः जो 6 वर्ष की अवधि थी उसको कम करके 5 वर्ष की कर दी गई, ठीक है? ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड फास्ट रूल है कि नहीं ये करना इतना ही होना चाहिए। भाई देखिए कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी बनती हैं कि जिसके अकॉर्डिंग फैसले लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखी है कि विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? और इसी के आगे एक बात और लिखी है तो वही बात देखिए यहाँ पे आगे भी लिखी गई है कि संविधान का अनुच्छेद जो 172 है, वह यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 352 के तहत देश के किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू होने पर संसद किसी विधानसभा के कार्यकाल किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है? अगर कभी राष्ट्रीय आपातकाल वाली कोई बात घटना आती है, तो उस दौरान जो हमारी विधानसभा है उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना? जानते रहिएगा। अब देखिए होता क्या है जो आयोग है वो सवाल यहीं से बनाता है। अगर सवाल उनको टफ करना होगा तब ये कर देंगे। अभी देखिए आप सबको एक जो सामान्य परिस्थिति है उसमें आप सबको ये पता है कि जो इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर आयोग को सवाल टफ करना होगा तो वो इसी सेंटेंस को डाल देगा कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। अब बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आपका आता है ना कथन कारक वाले सवाल, तो वहाँ पर आपका ये सवाल पूछ लेगा। तो जो नए बच्चे होंगे जिनको ये बातें नहीं पता होंगी उनके लिए समस्या हो जाएगी। लेकिन जो लोग पुराने हैं जो इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो इस नाते आप इन सब चीज़ों को भी साथ में लेते हुए पढ़ते हुए चलिए। ठीक है? चलिए। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की और वो हमारा है सदस्य की अर्हताएँ, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 173 क्या कह रहा है? कि तहत विधानसभा सदस्य की अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं। पहला ये कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि वह 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तीसरी बात यह है कि न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो, मतलब उसकी जो मन स्थिति हो, जो मानसिक स्थिति हो, वो कैसी हो? अच्छी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि पागल है कोई तो उसी को आप विधानसभा का सदस्य बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विधानसभा की शक्तियाँ क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, ठीक है? जी, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं क्या विधानसभा की शक्तियाँ और इसके कार्य क्या हैं, है ना? यहाँ पर देखिए लगभग 13 पॉइंट हैं और ये 13 पॉइंट में जितने भी लाल रंग से किए गए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ-आरओ हो, चाहे आपका बीईओ हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हो। कहीं पर भी ये आपके और चूँकि ये जो इसके कोर पॉइंट हैं, क्या है मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों में ये सारी जो बातें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस नाते है जो है ये चीज़ें कहीं न कहीं बार पूछी गई हैं। चलिए भाई, तो इसका जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि विधानसभा की शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। तो जो पहला पॉइंट वो यही है कि विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा यहीं पर थोड़ी-सी हम चर्चा कर दे रहे हैं कि राज्य सूची क्या है, सामर्थ्य सूची क्या है और संघ सूची क्या है। देखो होता क्या है कि हमारे देश में कानून जो बनता है वो 3 प्रकार से बनता है। एक जो है जो संघ जो हमारा जो केंद्र है,
ठीक है। और केंद्र में कौन बैठता है? संसद। संसद में कौन लोग हैं? बोलो भाई, संसद में कौन लोग हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो जब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून और सिर्फ कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, या मतलब उसका जो लोकसभा और राज्यसभा बनाएगी। ठीक है। जैसे हमारा जो देश है उसमें जो विदेश नीति होगी उस पर कौन बनाएगा? अब चूंकि भाई ये सेंटर का मामला है, ये देश का मामला है, तो इस पर जो केंद्र की जो संसद होगी वही बनाएगी। ठीक है। जो हमारा गृह मंत्रालय है, ठीक है, इस पर भी वही बनाएगी। ठीक है। लेकिन जो राज्य के कुछ विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार बनाएगी, और इनके अलावा कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिस पर केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर राज्य ने बनाया तो ठीक है, अगर केंद्र ने भी उसी विषय पर बना दिया तो जो केंद्र वाली बात होगी वही मानी जाएगी, राज्य वाली बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं संघ सूची। जो विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनको जो है उनको कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाएगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा बनाएगी। जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं उन पर नियम कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और जब राज्य सरकार बनाएगी इसका मतलब कौन बनाएगा? या तो विधानसभा बनाएगी या फिर विधान परिषद बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, अब देखो ये जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। ठीक है। कोई भी इस पे काम कर सकता है। ठीक है। चलिए, और अगर कभी ऐसा हुआ कि उसी विषय पर केंद्र ने भी कुछ बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, तो जो बात केंद्र बनाए रहेगा उसको ज़्यादा क्या किया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और अभी हाल ही में पीसीएस में एक एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान में राज्य सूची के कितने विषय हैं, उससे संख्या पूछ ली थी। ठीक है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे उसको पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही विधानसभा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि समवर्ती सूची पर संसद व राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, जहाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। भाई देखो, जो संसद होगी वो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, लेकिन जो राज्य है वो अपने राज्य को देखते हुए ही काम करेगा। तो जो बंदा केंद्र में बैठा है उसको सारे राज्यों की चिंता है, वो सारे राज्यों के हित को देखते हुए काम करेगा, तो उसकी जो बात को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। यही बात कही जा रही है, और ये बात जो समवर्ती सूची के लिए है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि वर्तमान समय में राज्य सूची के 61 विषय हैं, लेकिन जब मूल संविधान हमारा बना था तो उसमें कितने विषय थे? 66 विषय थे। तथा समवर्ती सूची जो है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। लेकिन जब जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें कितने विषय थे? 47 थे। ठीक है। इसको जानते रहिए, है ना। ये चीज़ें आपकी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तीसरी बात यह कही जा रही है कि द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर के ही जाता है। ठीक है। जहां पर विधानसभा है वहीं की बात हो रही है, जहां पे नहीं है उसकी कोई बात नहीं है। अगर कहीं किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तब जब कोई नियम बनेगा, कोई कानून बनेगा, तो वह जो कानून होगा वो विधान परिषद से होकर के ही जाएगा। मतलब पहले वो विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद विधान परिषद में पेश होगा, उसके बाद तब जाकर के कहीं राज्यपाल के साइन होने के बाद वह कानून बनेगा। ठीक है। और लेकिन जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट विधानसभा में वो पेश होगा और वहीं से वो राज्यपाल के पास पहुँचेगा। और अगर वहाँ पे बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा। फिर उनके साइन होने के बाद वह कानून बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई विधेयक आगे बढ़ाया गया और उस पर राज्यपाल अपनी सहमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है और उसको रोक भी सकता है। ये 3 बातें हैं, आप सबको पता हैं। यही बात अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ाई थी। यहाँ पे आज एक बार फिर से पढ़ा दे रहे हैं। हम जब राष्ट्रपति की बात पढ़ा रहे थे, तो राष्ट्रपति के बारे में जो आपको वीटो पावर दी गई है राष्ट्रपति को, वहाँ पे यही वीटो पावर दी गई है कि अगर संसद, लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक पास होकर के आगे जाता है तो उस पर राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे देगा, अदरवाइज अपनी सहमति को रोक लेगा, अदरवाइज उसको जो पुनः विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। तो उसी प्रकार से जो विधानसभा हमारी है या जो विधान परिषद हमारे हैं, यहाँ भी वही नियम लागू होते हैं। अब देखिए क्या कौन कौन से नियम है वो तो हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट में लिख दिए हैं। इसको आराम से पढ़िए, समझिए, फिर बताइए हमको।
पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि ऐसी स्थिति में, ये देखिए हमने जो पॉइंट नंबर 3 लिखा है वहाँ पे लिखा है कि द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश होता है या किया जाता है तो वह विधान परिषद से होकर के जाएगा। ऐसी परिस्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक दे या 3 माह तक उस पर कार्रवाई ना करे या संशोधन कर दे। संशोधन यदि विधानसभा को मंजूर ना हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकती है। ये जहाँ पर विधानसभा है उस विधान परिषद है, सिर्फ वहीं की बात है कि अगर कोई प्रस्ताव विधानसभा में आया, अब आया तो ठीक है, लोगों ने उसको पास कर दिया है। अब जब पास होने के बाद ये कहाँ जाएगा? उच्च सदन जाएगा, और राज्यों का जो उच्च सदन है वो क्या है? विधान परिषद है, तो आपका वहाँ जाएगा। अगर वहाँ भी पास हो गया तो ठीक है, अगर नहीं पास होता है तो क्या करेगा? जो विधान परिषद है वो उसको 3 माह तक के लिए रोक सकता है या उस पे कार्यवाही नहीं कर सकता है या उसको संशोधन के लिए वापस भेज सकता है। 5वीं बात ये है कि दोबारा विधान परिषद के पास भेजने पर, अब मान लीजिए वहाँ से कोई कोई विधेयक था और विधानसभा से कहाँ गया? विधान परिषद में गया। तो विधान परिषद ने कहा कि ठीक है, इसको जो आप एक बार पुनः विचार इस पे कर लीजिए, उसके बाद आप हमारे पास भेजिए। अब क्या होगा? अब वही देखो बात लिखी जा रही है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में कि दोबारा विधान परिषद के पास भेजने पर यदि विधान परिषद 1 माह तक कोई कार्रवाई ना करे या दोबारा रद्द कर दे, पुनः संशोधित करके विधानसभा को भेज दे। देखो 3 काम हो रहा, या तो वो उस पर 1 माह तक कोई काम नहीं करेगा विधान परिषद, अथवा दोबारा उसको रद्द कर दे। पहली बार तो उसने रद्द करके दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजा ही था, दोबारा भाई साहब के पास फिर पहुंचा, उन्होंने फिर उसको रद्द कर दिया, अथवा पुनः संशोधित करके विधानसभा को भेज दे। तो ऐसी स्थिति में विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। अरे भाई एक बात बताइए, विधानसभा के जिन लोगों ने अपना विधेयक पेश किया था, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ही तो किया होगा। एक बार किया तो ठीक है, आपने उसको वापस कर दिया। अब जब दोबारा हमने उसको उस पे विचार किया या मान लीजिए ना भी विचार किया हो, तो भी जो बात हमने कही थी उसका तो आपको सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए जो है उसको उन्होंने दोबारा भेजा। अब अगर भाई साहब ने उस पे सहमति दे दी तब तो ठीक है, अगर सहमति नहीं देते हैं तब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उसको पारित मान लिया जाएगा। अगर दोबारा वहाँ से वापस आता है, ठीक है, या उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है या संसद या उसको जो संशोधित करके दोबारा विधानसभा को भेज दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो विधेयक होगा वह पारित माना जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक बात यहाँ पर और है, पॉइंट नंबर 6 कि तत्पश्चात विधेयक, अब देखो विधानसभा से कहाँ गया? विधान परिषद, और विधान परिषद से वापस आया और उसके बाद वह पारित हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से वह पारित हो चुका है। अब क्या होगा? अब वो जाएगा राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं, वो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं पॉइंट नंबर 6 में। कह रहा कि तत्पश्चात विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटा सकता है। अब देखो, जो विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचा है, अब वहाँ पे 3 काम होगा राज्यपाल के द्वारा। या तो राज्यपाल साहब उस पे अपनी सहमति दे दें, अदरवाइज उसको जो है राष्ट्रपति साहब के पास विचार करने के लिए भेज दें, अथवा वह उसी सदन को वापस कर दें कि भैया इस पे आप एक बार फिर पुनः विचार कर लीजिएगा। ये 3 काम जो है राज्यपाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि परंतु यदि विधानमंडल द्वारा पुनः विधेयक को संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है ना? एक बार क्या हुआ कि विधानसभा से और विधान परिषद से कोई विधेयक था वो पास हुआ और गया राज्यपाल के पास। राज्यपाल साहब ने कहा कि ऐसा, इसको आप एक बार पुनर्विचार करके आप हमारे पास दोबारा भेजिए। तो विधानसभा या विधान परिषद वालों ने क्या किया कि ठीक है, उस पे उन्होंने शायद संशोधन भी किया होगा या ना भी किया होगा। करने के बाद दोबारा वो राज्यपाल के पास भेजते हैं। अब जब दोबारा राज्यपाल के पास जाएगा, अब की बार इस बार राज्यपाल को उस विधेयक पे अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। इस बात को जानते रहिए कि अगर कोई विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास जाता है तो इस पर राज्यपाल को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये तो बात राज्यपाल की है, लेकिन अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया दोबारा, तब क्या होगा? वो बात देखो यहाँ पॉइंट नंबर 8 में लिखी है कि जब विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रख दिया जाता है तो इस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
ठीक है। जब राज्यपाल अपने ऊपर भेज देगा तो अब वहाँ पे उनकी उनके पावर्स खत्म हो गए हैं। अब किसकी आवश्यकता होगी? राष्ट्रपति की। अब वो चाहें तो उस पे अपनी सहमति दें और ना चाहें तो सहमति ना दें। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, ये देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसको जानते रहिएगा। जब भी देखो जो आपके विधेयक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य विधेयक और एक होता है धन विधेयक। जब भी हम धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक केवल और केवल निम्न सदन यानी कि लोकसभा, सॉरी, अगर हम संसद की बात करेंगे तो वहां पे लोकसभा में, और जब हम राज्य की बात करेंगे तो वहां पे विधानसभा। तो विधानसभा में ही पहली बार वह पेश किया जाएगा, इस बात को जानते रहिएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पॉइंट नंबर 10 करते हैं कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक। पॉइंट नंबर 11, विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर टैक्स लगा सकती है। जब टैक्स लगाने की बात आएगी तब क्या होगा? तो कोई भी राज्य सरकार होगी तो वो विधानसभा की स्वीकृति लेगी कि भाई हमको ये टैक्स लगाना है। तो वहाँ के जो मंत्रिपरिषद उनकी है, अगर उन्होंने सहमति दे दी तब तो वो टैक्स लगेगा, और नहीं सहमति दी तो टैक्स नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। इसमें कहा जा रहा है कि कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसमें होती है? वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होती हैं, जो कि विधानसभा के प्रति क्या हैं? उत्तरदायी हैं। ठीक है। चलिए, और एक बात और, जो लास्ट है पॉइंट नंबर 13, यह भी जो है जब सवाल को टफ करना होगा तब इस पॉइंट को डाला जाएगा, पॉइंट नंबर 13 को, कि धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा शक्तिशाली है, क्योंकि यदि धन विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है तो वह इस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक पारित होने से रोक सकती है। मान लीजिए कभी कोई धन विधेयक की बात आई और धन विधेयक विधानसभा में पेश हुआ, अब यहाँ तक पेश होने के बाद वो विधान परिषद में गया, तो अगर विधान परिषद ने उसको सहमति दे दी तब तो ठीक है, अगर नहीं सहमति देता है तो वह अधिक से अधिक 14 दिन तक ही उसको क्या कर सकता है? डिले या विलंब उसका करवा सकता है या उसको रोक सकता है, इससे ज़्यादा वह रोक नहीं सकता है। ठीक है। ये चीज़ है, और ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? सबको बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि सत्र क्या है, सत्रावसान क्या है और इसका विघटन कैसे होता है ना? चलिए, तो जो पहला है वो है सत्र आहूत करना, मतलब सत्र को क्या करना है? बुलाना। तो कौन बुलाएगा भाई? चलो भाई, अनुच्छेद 174(1) ये क्या कह रहा है के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा। आहूत करना मतलब बुलाना, ऐसे समय पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। सत्र की अंतिम बैठक तथा सत्र की पहली बैठक के मध्य कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ठीक है। राज्यपाल का काम क्या है? बैठकों को बुलाना। ठीक है, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो विधान परिषद या दोनों की हो। ठीक है, या संयुक्त बैठक हो, तो बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। ठीक। अच्छा, बुला तो लेगा लेगा राज्यपाल, लेकिन उस अगर कोई संयुक्त बैठक है, ठीक है, जिसमें आपके विधानसभा वाले भी आ रहे हैं और विधान परिषद वाले भी आ रहे हैं, तो उस सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ये कई बार पूछा गया है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, जानते रहिएगा इसको। और यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि सत्र की जो अंतिम बैठक और जो पहली बैठक है उसमें कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहा जा रहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा को संबोधित करेगा। जहां विधान परिषद है वहां दोनों को वो संबोधित करेगा। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पे पॉइंट आउट लिखा हमने कर दिया है कि यह राज्यपाल का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, इसको मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, एक पॉइंट और है स्थगन। इसका क्या मतलब होता है भाई? स्थगन वाली बात, संसद को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत एकत्रित होने के संदर्भ में समय या तिथि की घोषणा नहीं की जाती है तो सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित माना जाएगा, है ना?
और 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद आपका विधानसभा पूरा हो जाएगा। एक है सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या है? बोलो भाई, मतलब इस सत्र की समाप्ति, विघटन नहीं। देखो, विघटन अलग चीज़ है। विघटन का मतलब आपका जो मंत्रिपरिषद है वही भंग हो गई, मतलब अब आपकी सरकार नहीं है, ये बात है। लेकिन जब सत्रावसान का मतलब क्या है कि आपकी एक क्लास खत्म हो गई, अब आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट होगी। तो वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। जो सत्रावसान का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है कि सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है कि आपका ये जो सत्र है ये इस टाइम से इस टाइम तक चलेगा, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। एक बात और है विघटन, इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। बात समझे भाई? सत्रावसान का मतलब क्या? सेशन को खत्म करना। मतलब ये आपकी एक क्लास खत्म हो गई, अब आपकी सेकंड क्लास होगी। लेकिन आप तो नहीं खत्म किए गए ना, आपका नामांकन तो नहीं खत्म किया गया ना। लेकिन जब आपका विघटन होगा, जब आपका नाम काट दिया जाएगा, तो आप मान लीजिए उस समय क्या हो जाएंगे, विघटित कर दिए जाएंगे कोचिंग से, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा जा रहा है कि विघटन जो है से सदन को ही जो है समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के। भाई देखो, वो तो वही तो उसका प्रशासनिक मुखिया है राज्य का। तो उसी के कहने पर ही आपका जो सदन होगा वो विघटित किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि विधानसभा के विघटन के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला क्या कि कार्यकाल पूरा हो गया, जिस पार्टी की सरकार थी उसका कार्यकाल पूरा हो गया। सेकंड ये है कि सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन किया जाना। और तीसरा ये है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आपका सदन है वह विघटित माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका अभी तक का टॉपिक था विधानसभा, वह अब पूरा होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? विधान परिषद। ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। जो आज क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विधान परिषद, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? विधानसभा पढ़ा, जो कि हम क्या कहते हैं, उसे निम्न सदन बोलते हैं। विधान परिषद को क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब उच्च सदन। इसमें देखो, जो इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट वो यही है कि निर्माण और उत्सादन, मतलब कि समाप्ति। सेकंड आपका है विधान परिषद की संरचना कैसे होती है। तीसरा ये है कि विधान परिषद की अवधि क्या होती है, और इसके जो सदस्य होंगे उनकी अहर्ताएँ क्या होंगी, और उसके बाद आएगा विधान परिषद की शक्तियाँ और उनके कार्य क्या होंगे। तो इस प्रकार से 5-6 पॉइंट में आपका ये पूरा होगा। फिर आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? विधानमंडल के पदाधिकारी। अब जब हम विधानमंडल कहेंगे तो विधानमंडल में आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएंगे। ठीक है ना। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात हो रही है। ठीक है ना। इसको जानते रहिएगा। चलिए भाई, तो विधान परिषद, पॉइंट नंबर 1 इसका जो है वो यही है कि तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके निर्माण व उत्सादन, यानी कि समाप्ति। ठीक है। देखो, जो पहला पॉइंट इसमें लिखा है वो यही कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से की गई है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पॉइंट नंबर एक यही रहेगा कि राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन तथा उत्सादन का संकल्प पारित करके संसद के पास भेजा जाता है, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास होती है। अच्छा ये बताओ, विधान परिषद बनती कैसे है? विधान परिषद राज्यों के विधानसभा द्वारा पारित एक संकल्प को संसद के पास भेजा जाता है, और उसी की अनुमति से उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तत्पश्चात संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये लिखा है कि ऐसे राज्य जिन्होंने विधान परिषद का आगे चल कर के उत्सादन यानी कि समाप्ति कर दी, वो कौन था राज्य? पंजाब। पंजाब में एक बार विधान परिषद का निर्माण किया गया था, लेकिन सन 1969 में जो है उसको समाप्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी 1969 में समाप्त कर दिया गया।
आंध्र प्रदेश में 1985 में और तमिलनाडु में 1986 में उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए, मतलब ये है कि विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, और अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया था इसी को लेकर के कि विधान परिषद को भंग किया जा सकता है अथवा नहीं। अभी एक दो साल पहले जो पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या नहीं, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो ये बात आई थी। तो आप सबको पता है कि विधान परिषद को क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने भी आपको दे भी दिया कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर बनाए गए थे और बाद में इसको समाप्त भी कर दिए गए। ठीक है, अच्छा, इसकी इसकी कहानी देखिए यहाँ पे हमने लिख दी है, क्या कहानी थी उसके पीछे और ये घटना हुई कब थी। तो यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट करके हमने एक पॉइंट यहाँ लिख दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण करे अथवा ना करे। अगर राज्य चाहे तो ही करे और ना चाहे तो उसको समाप्त कर दे, और ये किसकी अनुमति से होगा, संसद की अनुमति से होगा। क्लियर है। चलो बच्चों, पॉइंट नंबर ए देखिए कि आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया था, परंतु 2007 में पुनः विधान परिषद अस्तित्व में आया उनके यहाँ आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साधन मतलब समाप्ति कर दी गई थी, परंतु 2010 में द्रमुक की सरकार, वहाँ की पार्टी है, उनकी सरकार ने पुनः उसके गठन का संकल्प पारित किया। और संसद ने क्या किया कि संसद ने 2010 में तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम पारित कर दिया, जो विधान परिषद के गठन को मंजूरी देता है। मतलब इन राज्यों में एक बार उसको समाप्त किया गया और पुनः उसको बनाया गया। ठीक है, और मंजूरी देता है। विधान परिषद के गठन से पहले द्रमुक की सरकार गिर गई और चुनावों के बाद अन्ना द्रमुक की सरकार बनी, जिससे इस आशय का संकल्प पारित किया गया कि तमिलनाडु में विधान परिषद के पक्ष में पारित किया गया संकल्प वापस लिया जाता है। ठीक है, ये तो कहानी हो गई। अब सवाल ये है, जो कई बार आरओ और जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे लोअर हो गया, बीओ हो गया, वहाँ पर ये पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं हैं। तो इस समय वर्तमान समय में केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, और वो राज्य हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना और छठा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ इन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, इसको जानते रहिएगा। और ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि किन राज्यों में विधान परिषदें हैं, किस में नहीं हैं। तो वो यही 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन सभी राज्यों में विधान परिषदें हैं, इसके अलावा नहीं है। क्लियर है। चलो, अब हम बात करते हैं विधान परिषद की संरचना की। विधान परिषद की संरचना कैसे होती है, चलो भाई यहाँ देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जितने मेंबर आपके विधानसभा में होंगे उसका 1/3 मेंबर ही आपके विधान परिषद में हो सकते हैं, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होंगी। इतनी बात समझिए आपको, जितनी संख्या उस राज्य के विधानसभा में होगी उसका 1/3 उस राज्य के विधान परिषद में होंगी, लेकिन 40 मेंबर से कम नहीं हो सकते, 40 से ज़्यादा ही आपको रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 171(3) में निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, 1/12 मेंबर राज्य में रहने वाले या निवास करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों। और चौथे वो होंगे 1/12 मेंबर
अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। और पांचवा होगा कि 1/6 मेंबर ऐसे होंगे जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। ये बात देखो कई बार पूछा गया कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो कितने, 1/6 मेंबर्स को। ठीक है, जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता से जुड़े होंगे। क्लियर है, ये बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट लिख दिया है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्यों और विधानसभा द्वारा निर्वाचित 1/3 सदस्यों को छोड़ करके विधान परिषद के सभी सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और ये जो क्षेत्र है ये संसद की विधि से अधीन निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी जब चुनाव होता है तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ स्नातक का चुनाव है ना, तो वो लोग कहाँ बैठेंगे जाके, वो लोग विधान परिषद में जाके बैठेंगे। ठीक है, और वो स्पेशल लोग होते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे है पॉइंट नंबर सी में, देखो क्या लिखा है कि 1/12 उसके मेंबर होंगे वो विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित करके वहाँ पे जाएंगे। और 1/12 मेंबर होंगे वो अध्यापकों द्वारा, इसमें आम जनता भाग नहीं लेगी। कौन भाग लेगा, ऐसे अध्यापक भाग लेंगे जो हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से अधिक से पढ़ा रहे हो। सिर्फ वही लोग मतदान करेंगे, जनता मतदान नहीं करेगी कि चाहे जो जाके मतदान कर दे, क्योंकि ये विधान परिषद के स्पेशल 1/12 मेंबर होंगे, उनकी बात हो रही है। और उसी प्रकार से जो है, जो राज्यपाल हमारा है वह 1/6 मेंबर्स को मनोनीत करेगा। और वो जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे, वो कला से होंगे, कला के क्षेत्र से होंगे, विज्ञान के क्षेत्र से होंगे, साहित्य से होंगे, समाज सेवा से होंगे और सहकारिता के क्षेत्र से होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिसको आप लोग जानते रहिएगा। तो इतने प्रकार के लोगों से मिल करके हमारा क्या बनता है, विधान परिषद बनती है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट नंबर ए और बी है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पे इसका निर्वाचन होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं विधान परिषद की अवधि के बारे में। ऐसे क्या अवधि भाई, यह एक अस्थाई सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उस विधान परिषद से 1/3 जितने मेंबर थे, मान लो यहाँ पे 50 मेंबर थे या 60 मेंबर थे मान लीजिए, तो 60 मेंबर का 1/3, तो 3 से भाग दो, मतलब 20 लोग हर 2 साल बाद वहाँ से रिटायर कर दिए जाते हैं। और जैसे ही वह रिटायर होंगे वैसे ही जो अगले 20 लोगों को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें लिखा है कि विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है। जिस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का, उसी प्रकार से राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और विधानसभा का 5 वर्षों का सामान्य तौर पे। किंतु त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त कर सकता है। सामान्यता कितने साल, 6 साल विधान परिषद और विधानसभा 5 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, इसका जो मेंबर है वो बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 173 विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यह कि 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। विधान परिषद का अगर मेंबर बनना तो 30 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मानसिक रूप से विकृत ना हो, अर्थात न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना कि विधान परिषद के की शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। पहला तो यह है कि वह केंद्र के राज्यसभा के समकक्ष वाली स्थिति में है। जिस प्रकार से केंद्र में एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, तो उसी प्रकार से राज्यों में क्या होगी, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, दो दो बॉडी होंगी। तो जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी प्रकार से राज्यों में क्या होती है, विधान परिषद होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों, एक सदन है तो केवल एक में और अगर दो है तो दोनों में, अर्थात विधान परिषद एवं विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से ही कानून बनता है।
ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास ही होती है। देखो, कोई भी सामान्य विधेयक है उसे किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? विधानसभा के पास होगी। चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद 3 माह तक ही रोक सकती है, किंतु विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो सामान्य विधेयक को विधानसभा 1 माह और रोक सकती है। तो सब मिलाकर के केवल और केवल 4 माह तक ही वह उसको रोक सकती है। ठीक है। मान लेते हैं कोई विधेयक है जिसको विधानसभा ने पारित करके कहाँ भेज दिया? विधान परिषद में भेज दिया, और पहली बार में वह उसको केवल और केवल 3 माह के लिए ही रोक सकते हैं। किंतु अगर, और उन्होंने उसको क्या कर दिया? रोक लिया। किंतु विधानसभा अगर दोबारा पुनः विधेयक को पारित करके सामान्य विधेयक को विधान परिषद के पास भेजती है तो वह उसको सिर्फ और सिर्फ 1 माह के लिए ही रोक पाएंगे। तो इस प्रकार से जो विधान परिषद है वह सामान्य विधेयक को केवल और केवल 4 माह तक ही रोक सकती है। और जो छठी बात वह है कि अगर कोई धन विधेयक होगा, जब सामान्य विधेयक था तब तो आपने इसको पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के, मतलब टोटल मिला करके 4 माह के लिए ही जो है आप इसको रोक पाए। लेकिन अगर कोई धन विधेयक होगा तब इस संबंध में जो विधान परिषद है वह केवल और केवल 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसको हम दिखा दें आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 14 दिन, है ना। तो केवल और केवल 14 दिन तक ही आप उसको विधान परिषद उसको रोक सकती है। ठीक। और 7वां पॉइंट ये है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो, से संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। ठीक है, ये पॉइंट। तो इस प्रकार से जो हमारा विधान परिषद था वह अब पूरा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? विधानमंडल के पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, चलो आइए अब हम लोग देखते हैं विधानमंडल के पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में संवैधानिक उपबंध क्या क्या है उसको जान लेते हैं। जो पहला हमारा है वो यही है कि संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक विधानसभा के 2 मुख्य अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में, द्विसदनीय वाले व्यवस्था वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों में से 2 सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुना जाता है। देखो, जो विधानसभा होगा वहाँ पे क्या कहेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहेंगे। जब हम बात करेंगे विधान परिषद की तो वहाँ पे क्या कहेंगे? सभापति और उपसभापति। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोकसभा में कहते नहीं है लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में क्या कहते हैं? राज्यसभा का सभापति या उपसभापति। तो उसी प्रकार से जब राज्य में आते हैं तो राज्य का जो निम्न सदन है उसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। और इस विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होंगे। लेकिन जब विधान परिषद की बात आएगी तब क्या होंगे? सभापति होंगे और उपसभापति होंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 कि अनुच्छेद 180(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो विधानसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। पॉइंट नंबर 4 है सामान्यतः विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक कि विधानसभा का विघटन ना हो जाए। मतलब जब तक विधानसभा का विघटन नहीं होता है तब तक सामान्य परिस्थितियों में जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अपने पद पे बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि इसी प्रकार विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष का कार्यकाल न पूरा हो जाए, क्योंकि विधान परिषद भंग नहीं की जाती है। ठीक है, यह पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी वो बात अलग है, लेकिन यह कभी बीच में भंग नहीं होती है। इसलिए कार्यकाल पूरा होने पर ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि पदाधिकारियों से पद से मुक्ति की स्थितियां क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि सदन के सदस्य ना होने की स्थिति में चुनाव अवैध घोषित होने पर क्या होंगे? पद रिक्त हो सकते हैं।
दूसरा ये कि स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा। अब देखो भाई, इस्तीफा कौन किसको देगा, वह भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अध्यक्ष अध्यक्ष साहब किसको देंगे अपना त्याग पत्र, उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष साहब को किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। सभापति साहब किसको देंगे, उपसभापति को देंगे। और उपसभापति किसको देंगे, वो सभापति साहब को देंगे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो ये चीज़ है। आइए, तो अब हम लोग देखते हैं विधानमंडलों की शक्ति पर प्रतिषेध कैसे। सॉरी, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, पदाधिकारियों के पद से मुक्ति की स्थिति। तो आप सबको पता होगा ना कि इस्तीफा कौन किसको देता है, अध्यक्ष साहब किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। और ये साहब किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। सभापति साहब किसको देंगे, उपसभापति को। और उपसभापति साहब किसको देंगे, सभापति साहब को देंगे। ठीक, चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करें। यदि सदन अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा दे, तब क्या हो जाएगा, पद हमारा रिक्त हो जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि यदि पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति में से किसी को भी पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जाना है तो इस बात की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, ये बात को जानते रहिएगा। अगर किसी को हटाना है तो उनके पास 14 दिन पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विधानमंडलों की शक्ति पर प्रतिषेध क्या है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंध राज्य विधानमंडलों की शक्ति पर आरोपित किए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सूची पर जो विधानमंडल है वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उस पर कानून नहीं बना सकता। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा हुआ विधेयक तभी कानून के रूप में परिवर्तनीय होगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देगा। और तीसरा यह है कि आपातकालीन स्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है, उस समय अगर राज्य सूची पर कोई कानून बनाने की बात आएगी तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। ठीक है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। और पांचवी बात यह है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगर कोई संवैधानिक विफलता की बात आती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की जो विधानसभा है उसको वह भंग करेगा। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया था, वो था गणपूर्ति वाली बात। ठीक है, जिसको हम लोग कोरम बोलते हैं, है ना। इसमें देखो भाई क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध ना करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे यही आता है कि कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी, तो 10 सदस्य या सदस्य के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ये दोनों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपको सेंटेंस सीधे सीधे ऑप्शन में मिल जाएगा, अभी लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया था पीसीएस के। दूसरी बात यह है कि जो गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है तब तक गणपूर्ति की रीति पूरी ना हो जाए। और यह तब तक होता है, गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति की रीति पूरी ना हो जाए। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जो हमारी विधानसभा है वह किसके प्रति सामूहिक उसकी जिम्मेदारी होगी और किसके प्रति उसकी क्या होगी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो उसको भी जान लेते हैं। विधानसभा के विशेषाधिकार हैं ये। सामूहिक विशेषाधिकार किसके प्रति हैं, ये है कार्यवाही चलाने का अधिकार है, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार और बाहरी सदस्यों को दंड देने का अधिकार। तीसरा, बाहरी व्यक्तियों को सदन के बाहर निकालने का अधिकार। चौथा है अपने परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार। और पांचवा यह है कि साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। और जो व्यक्तिगत विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं वो ये हैं कि सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति का विशेषाधिकार। दूसरा यह है गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।
सजा चलने तक, और तीसरा ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये खैर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट अपना है राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियां। यहाँ से कई बार सवाल बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने प्रकार की निधियां हैं, 3 प्रकार की निधियां हैं, इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला ये है कि राज्य की संचित निधि, दूसरा है राज्य की लोकलेखा, और तीसरी है राज्य की आकस्मिकता निधि। तो देखो भाई पहला क्या है, राज्य की संचित निधि, अनुच्छेद 266(1) में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। किसमें जमा होगा, राज्य की संचित निधि में। मतलब जैसे हमारा बैंक होता है उसी प्रकार से राज्य का ये बैंक है। ठीक है, कौन, राज्य की संचित निधि। और वहाँ पर जो है जितना भी आपका राजस्व प्राप्त होगा वो वहाँ पे जमा होगा, तथा जो ऋण अदायगी के बाद का जो सारा पैसा है, या जो धन है, वह भी इसी में जमा होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर इससे राज्य सरकार पैसा निकाल सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है राज्य का लोक लेखा, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 266(2) में है। इसका जो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, इस संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती हैं। संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा जो भी सार्वजनिक राशियां हैं वो किस में जमा होंगी, लोक लेखा में जमा होंगी। देखो यही फर्क है कि जो हमारा सारा का सारा राजस्व है वो किस में जमा होगा, संचित निधि में होगा, लेकिन जो सार्वजनिक राशियां हैं वो किस में जमा होंगी, राज्य की लोक लेखा में जमा होगी। ठीक, और तीसरा यह है कि खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर खाते से धन निकालना है तो उसके लिए विधानमंडल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, और एक पॉइंट और है राज्य की आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान किया गया है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए प्रयोग की जाने वाली यह निधि होती है। और पॉइंट नंबर 3 है कि राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। ये पॉइंट पूछा गया है कि राज्य की आकस्मिकता जो निधि है उसका संचालन कौन करता है, तो वो करेगा राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव करेगा। ठीक, ये चीज़। और इस टॉपिक, इस पूरे विधान मंडल का जो लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि विधानमंडल में मंत्रियों व महाधिवक्ता के अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। वही जो अधिकार हमने अभी आपको बताए थे ऊपर, मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। देखो भाई मंत्री अपना मताधिकार अपने ही सदन में करेगा, अगर वो विधानसभा का है तो विधानसभा में करेगा, विधान परिषद का है तो विधान परिषद में करेगा। लेकिन जो हमारे महाधिवक्ता साहब हैं वो मताधिकार नहीं कर सकते, ना तो विधानसभा में और ना ही विधान परिषद में। इसके अलावा वहाँ बैठने की, बोलने की, कार्यवाही में भाग लेने का, इन सब का अधिकार उनके पास है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि संविधान के अनुच्छेद 177 तथा अनुच्छेद 194(4) में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकारों का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 2, महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चाहे वो विधान परिषद की हो चाहे वो विधान सभा की हो। यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसमें भी भाग ले सकता है, परंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। विचारों को जरूर प्रकट कर सकता है, मतलब अपनी बात रख सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो विधान परिषद की हो। अगर कोई मंत्री है तो वो दोनों कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और चर्चा भी कर सकता, लेकिन जब मतदान की बात आएगी तो वो उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। वही बात हमने कही ना कि मंत्री जो होगा वो अपने सदन में ही मतदान करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी बातें थी ये आपके विधानमंडल की बात थी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा होता है। ठीक, चलिए अब क्या बचता है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बचता है कि विधानमंडल से अभी तक जितने भी पिछले 30 वर्षों में 30 ईयर्स में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको करने की बारी आती है। तो उन सब सवालों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।